So, Bismillahirrahmanirrahim, lecture number 3, and today is 20th May and 2020. This is the chapter number 3, periodic table and the periodicity of the properties. Okay. Yesterday we have learned about that what is the periodicity, and we have learned about a property that is known as shielding effect. Okay. Periodicity of properties mean repetition of the properties after regular interval of time. These properties are physical properties, they may be chemical properties. Okay? So let's start our topic with the periodicity of the properties. The definition, exact definition is the repetition of the properties after regular interval is called the periodicity. ठीक है, थोड़े अपने periodic table में कुछ ग्रुप्स में मूव किया, ठीक है, और जब आप वापस उसी ग्रुप में दोबारा आते हो, ठीक है, एक रो कंप्लीट करके, तो उस ग्रुप में जब आप दोबारा वापस आते हो तो आप ये देखते हो कि वही प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है, इसको कहते हैं periodicity of the properties. जैसा कि कल हमने देखा था about the shielding effect, ठीक है, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ. We have studied about the shielding effect, ठीक है. So shielding effect is actually the repulsion between the nucleus and the outer electrons. This is the nucleus and this one is the outer electron, valence electron, due to the electrons present between them, inner electrons, ठीक है. So this is known as the shielding effect. The attraction of the nucleus on the outer electron will decrease due to the presence of inner electrons. Okay, I will say them inner electrons because they are present in inner subshells. Okay, so it is known as the shielding effect. Okay, and we have also studied about the trends of the shielding effect along the group and the period. We have studied that when we move from left to right side in the periodic table, the number of inner electrons remain constant, the number of shells remain constant. अगर यहाँ पे one shell है, अगले एलिमेंट में भी one shell होगा, ठीक है, वो लास्ट वाले एलिमेंट में भी one shell होगा. जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होंगे और आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट. ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. लेकिन जब आप लेफ्ट अबव मूव करते हो टॉप से बॉटम ग्रुप में, तो आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. पहले अगर एक शेल है तो नेक्स्ट एलिमेंट में वो 2 शेल्स होंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में वो 3 शेल्स होंगे. तो इस तरह जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो है शील्डिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है. सो इट इज द टेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एक तो ये है, ठीक है. Constant mean when we move from left to right side, constant mean it does not increase, it does not decrease. ठीक है, जितना शील्डिंग इफेक्ट इस पहले एलिमेंट का था, ये जिसको मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ, ठीक है, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट इस लास्ट एलिमेंट का होगा. क्यों उन दोनों का सेम होगा, इक्वल होगा? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है. अगर इसके नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो इस एलिमेंट के भी इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 है. ठीक है, और रिपल्शन होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती. ठीक है, सो आपके पास ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती. ठीक है, लेकिन आप जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आपके पास शेल भी बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, जब एक शेल ऐड हो रहा है तो शेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐड हो रहे हैं. जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा. अच्छा, पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, आपकी बुक में लिखी हुई है. ठीक है,
इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है आपसे, वो ये कहता है कि ट्रेंड्स बताएं इनके। तो आपने ये बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट remain constant when we move from left to the right side, and shielding effect increases when we move from top to bottom in a periodic table. So it is known as the periodicity of the properties. The specific property is the shielding effect. Okay? Uh, next is Next property is the atomic size. That what is the atomic size? First हमें definition देखनी है. The size of an atom. इसकी definition actually यहाँ से start होती है. The size of the atom is actually the average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic configuration. Okay? यानी कि न्यूक्लियस में और आउटर इलेक्ट्रॉन में जितना डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज, एटॉमिक radius. Okay, so consider this is the Bohr structure of atom. ठीक है, आपके पास ये Bohr structure मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक एटम का. अब देखें, ये आपके पास लास्ट सेल है और लास्ट सेल में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, मैं इनर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं कर रही. अब इस न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज. ओके, मोर प्रिसाइजली आप इसको कहोगे एटॉमिक रेडियस. आपने पढ़ा है हाफ ऑफ द डायमीटर इज नोन एज रेडियस. ठीक है, सो इट इज द एटॉमिक साइज. द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus of an atom and the outer electronic configuration. Okay? Outer shell is also known as the valence shell, and okay. Now we will study about the trends of the atomic size along the periodic table. Okay, this is a slide that shows the trend of atomic size along the group and along the period. Okay, remember, when we move from left to right in the periodic table, you people can see it is written atomic size decreases. Atomic size decrease करता है, क्या वजह है? हम ये इस ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप नंबर 2 में. यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ. देखिए आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड नियॉन. यू पीपल कैन सी एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है. आपको कैसे पता चल रहा है? पहले आपके पास ये जो स्फीयर्स थे, सर्कल्स थे, ये बड़े हैं. जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो लेफ्ट से राइट साइड पे, तो इनका साइज कम होता जा रहा है. जब न्यूक्लियस में और आउटर इलेक्ट्रॉन में पहले इतना डिस्टेंस था लिथियम में, और आप मूव करते जा रहे हो तो कार्बन में तो वो डिस्टेंस बहुत कम हो गया. ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन में भी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गया, नियॉन में तो बहुत ही कम हो गया. ठीक है, अब क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे मूव कर रहे हो तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो इसलिए एटम का साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है. You can see that the trend of the atomic size is decreasing when we move from left to right side of the periodic table. Okay? On the other hand, when we move from up to bottom in the periodic table, the atomic size increases. You can see here is the lithium. Okay, the atomic size of lithium is shown by this arrow. You can see double-headed arrow. When we move down to the bottom, you people can see the size of the atom is going on increase. पोटाशियम के लिए और ज्यादा साइज है. सबसे नीचे वाले एलिमेंट के लिए देखें, सीशियम के लिए ये साइज और ज्यादा हो गया है. ठीक है, सो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हो किसी भी ग्रुप में. मैं पहले ग्रुप की बात आपको बता रही हूँ. आप इस ग्रुप में मूव करके देखें, इसमें भी सेम यही सीन है. बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, साइज इंक्रीज करता जा रहा है. आप नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात कर लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कम है, जबकि नीचे देखें आपके पास बिस्मुथ का एटॉमिक साइज और ज्यादा है. तो ये सब ग्रुप्स में ऐसा ही होता है. इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. आप देख सकते हो कि एक ग्रुप में जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है सारे ग्रुप्स में वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है. अगर किसी पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो वो सेकंड पीरियड में भी कर रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर पीरियड में ऐसा ही है. ठीक है, इसी तरह नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात हो रही है. इसी तरह अगर आप
ऊपर से नीचे मूव कर रही है ग्रुप में, तो अगर एक ग्रुप के लिए एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आप देख सकते हो, आप ग्रुप नंबर 4 में मूव करके देख लें, ग्रुप नंबर 6 में मूव करके देख लें, किसी भी ग्रुप में आप मूव करेंगे तो ट्रेंड यही होगा कि एटम का साइज जो है इंक्रीज करेगा। ओके, एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते जाएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा। Let me explain this topic. Okay, let's move to the previous slide. Okay, so I have tell about you the atomic size. So let's again focus on the trend of the atomic size. This is the nucleus. You can see nucleus carry positive charge. This is the electronic shell in which the electrons are present. This is the second shell and this one is the third shell. Okay. We know that the electrons carry negative charge, or here negatively charged electron will be present. Okay, I am showing the electrons by the negative signs. Okay, so we have also learned that there is present an attraction between the nucleus and the electrons. Okay, so it means due to the positive, you have studied in the Rutherford atomic model that almost all mass of the most of the mass of the atom is present in the nucleus. ठीक है, ज्यादातर एटम का मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स पे होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। अब ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसका इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अब देखें एक बहुत बड़ा मैंने एटम ड्रॉ किया है, ऑन दी अदर हैंड एक और एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है और एक दूसरा शेल। अब देखें इसके 3 शेल थे, इसके सिर्फ 2 शेल है। अब क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यू कैन सी यहाँ पे भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में, और यहाँ पे ये नंबर 2 में, ठीक है, न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ज्यादा शेल्स प्रेजेंट है। ये बड़ा एटम है और ये छोटा एटम है। अब क्या होता है, जब एटम का साइज स्मॉल होता है, जब नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा ताकत से खींचता है। ऑन दी अदर हैंड जब साइज बड़ा होता है, जब आपके पास शेल्स ज्यादा होते हैं, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड थोड़ा कम होता है इसके नस्बत। ठीक है, हम उन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, एक में शेल्स कम है, एक में शेल्स ज्यादा है। ठीक है, इट मींस कि जब आपके पास शेल्स कम होंगे तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ताकत से, कुव्वत से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जब एटम में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कम पावर से अपनी तरफ खींचेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, एटम का साइज जो है वो चेंज होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कम है तो एटम का साइज भी स्मॉल होता है, जब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो एटम का साइज भी लार्ज होता है। सो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे। नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा है, ठीक है, if number of shells are more, okay, I am writing here, if there are present more shells, then you can say the atomic size will decrease. So you can see there is present a reverse relationship between the atomic size and number of shell. So if there are present more shell, the atomic size will decrease. You can see there is present an inverse relationship between nucleus and the size of the atom. This is an inverse relationship. You can see आपने पढ़ा direct relationship क्या होता है और inverse relationship. Inverse relationship में अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होती है। अगर शेल ज्यादा है तो एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है, और अगर शेल्स कम है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है,
So shells, number of shells inversely proportional to the atomic size. So it is all about the atomic size and the number of shells. So हम ये एक्टिविटी देख रहे थे. Okay. So you have seen that when we move from left to right side of the periodic table, the number of shell is constant. Number of shells तो constant है, ठीक है. लेकिन electrons add, number of electrons बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. पहले अगर लिथियम के वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5, 6, 7 एंड 8. अब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए, जितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा आउटर शेल में, उतनी ही उसकी न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग ज्यादा होगी, न्यूक्लियस इसको उतनी ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा. क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर एक प्रोटॉन को खींच रहा है तो ठीक है, ठीक है, अट्रैक्शन है. लेकिन एक दूसरी तरफ आपके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा पावर से एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है. सो आपके पास यहाँ पे ही सीन हो रहा है. जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, साइज डिक्रीज कर रहा है. क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, ओके. When we move from left to right size, why atomic size decreases? The atomic size decreases because when we move from left to right size, the number of shells remain same. We have studied in the shielding effect, but electrons are added in the same shell. Okay, you people can see here. I'm going to write the draw the electrons. This is the electron. Okay, see here, there is present only one electron in the lithium, but in the beryllium there are present 2 electrons. In the boron there are present 3 electrons, and then in the carbon there are present 4 electrons. I am trying them by using these circles. In the nitrogen there are present 5 electrons in the valence shell. I'm trying only the valence shell. Oxygen has then, you can see here, I'm showing them by dots, 6. In the fluorine, there are present the 7 valence electrons, and in the neon, there are present 8 valence electrons. I'm showing them by using dots. You can see number of shells are same. If there is present 2 shells, in all the elements there are present 2 shells. But what is going on, Eddie? इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द सेम शेल. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, और ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं एक ताकत से. लेकिन यहाँ देखिए, आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो एक दूसरे को ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है. क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएगा और एटम का साइज कम हो जाएगा. लेकिन जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं. अगर इसके 2 शेल थे तो इसके 3 शेल हो गए हैं सोडियम के, ठीक है. अब यहाँ पे इसके 3 शेल हो गए, यहाँ पे इसके 4 शेल हो गए, देन 5 हो गए, एंड देन 6 हो गए. सो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से आपके पास क्या हो रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं. अगर पहले ऐसा सीन था कि आपके पास एक शेल था, तो फिर आपके पास 2 शेल हो गए, ठीक है. फिर आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट में आपके पास 3 शेल होंगे. तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की जो होल्ड है, जो अट्रैक्शन है, वो कम होती जा रही है. न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटम जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके, वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, और एटम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. दैट इज द एक्टिविटी यू पीपल हैव टू टेल अबाउट. ओके, एटॉमिक साइज ज्यादा तब होता है जब शेल ज्यादा होंगे. जब ज्यादा शेल्स होंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है. ओके, yes, when the number of shells increases, जब इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आते जाते हैं ना, तो उससे तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ जब शेल्स भी ज्यादा होते जाएंगे तो तब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, ठीक है. आपकी एक्टिविटी है, चूज द एलिमेंट whose atom you expect to have larger radius in each of the following pairs. Magnesium and aluminium. Okay, magnesium atomic number 12 and aluminium atomic number 13.
ठीक है, अब आपको पता है कि जब एक साथ साथ दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट है इन द पीरियड प्रेजेंट है। पहले मैग्नीशियम आता है, बाद में आपके पास दूसरा एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13। अब आपने ये बताना है कि इन दोनों में से लार्जर रेडियस किसका होगा। और आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। इसका मतलब है मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज कम है। सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस। ओके, it has larger atomic radius while aluminium has smaller atomic radius. Okay, इसी तरह देखिए कार्बन है और सिलिकॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 जबकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका मतलब है ये दोनों सेम पीरियड में प्रेजेंट नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। सो कार्बन ऊपर आती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है और सिलिकॉन नीचे आती है। ऐसे कार्बन एंड सिलिकॉन दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। अब आपने ये बताना है कि इनमें से लार्जर एटॉमिक साइज किसका होगा। तो आपने ये पढ़ा कि जब हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कार्बन ऊपर आ रहा है तो कार्बन का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जबकि सिलिकॉन नीचे आ रहा है, उसके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, एटॉमिक साइज तब ज्यादा होता है जब शेल ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैथ नंबर तो ऑटोमेटिक मैथ नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई भी चीज पीरियोडिक टेबल में मैथ नंबर पे डिपेंड नहीं करती, आपने मैथ नंबर को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। ओके, इसके बाद है लिथियम एंड बेरिलियम। अब हम इसको देख लेते हैं, लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर साथ साथ है तो ये साथ साथ ही एक ही जगह प्रेजेंट है, एक ही पीरियड में। तो ऐसे होता है, पहले लिथियम होता है एंड देन आपके पास एलिमेंट आता है दैट इज द बेरिलियम। अब आपको पता है कि जब आप लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब है आपके पास जो एलिमेंट लिथियम है उसका साइज लार्ज होगा, जबकि जो दूसरा एलिमेंट बेरिलियम है उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। अब सेकंड है चूज द एलिमेंट whose atom you expect to have smaller radius in each of the following pair। अब आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आपने हर पेयर में बताना है कि स्मॉलर रेडियस किसका होगा। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और सल्फर का क्या होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास है एटॉमिक नंबर 8 एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब देखिए ऑक्सीजन ऊपर होती है और सल्फर नीचे होती है, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि स्मॉल और रेडियस किसका होगा। तो आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो रेडियस इंक्रीज करता है। रेडियस मीन एटॉमिक साइज, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप डायमीटर को हाफ कर देते हो तो इट इज इक्वल टू द रेडियस, और रेडियस को आपका दूसरा नाम क्या देते हो, एटॉमिक साइज। ओके, सो आपने ये बताना है कि ऑक्सीजन और सल्फर में से स्मॉलर साइज किसका होगा। तो जाहिर बात है जब आप ऊपर वाले एलिमेंट को देखोगे तो उसका साइज स्मॉल होगा, नीचे वाले एलिमेंट का ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, स्मॉल होगा। ओके, एंड सल्फर का एटॉमिक साइज क्या है, लार्जर है। इसी तरह ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को देखिए आप, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसका मतलब है ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट है। पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है फिर आपके पास प्रेजेंट होता है फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज 8 एंड नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, कम होता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज लार्जर था और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है। तो आपने यही चीज इसमें लगानी है, आपने ये गेस करना है। देखिए अब मैंने आपने में से क्वेश्चंस लिखे हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो या कोई भी प्रॉपर्टी मैथ नंबर पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ओके, एटॉमिक नंबर को आप लेके यहाँ पे चलो कि आप देखो कि मैंने ये सारी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, मैंने इसमें किसी भी एग्जांपल में किसी का मैथ नंबर यूज नहीं किया, एटॉमिक नंबर्स यूज किए। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, जब जब भी आप बता सकोगे वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। सो इट इज द एक्टिविटी नंबर 1 of the today's lecture. Okay, hope you people will understand. अच्छा,
मैं आपको ये टॉपिक को एक और मैं आपकी बुक से करवा देती हूँ, ठीक है? Okay, so I am going to share another topic with you people. This one. Okay. Okay, this is the Beer's book. Okay. So this is the page number, I think so it is the page number 52. You people can see here that the size of the atom depends upon its electronic configuration. Okay. So electronic configuration पे depend करता है atom का size. Okay, I'm highlighting here it. So exact definition is the size of the atom is the average distance between the nucleus of the atom and its the outer shell. न्यूक्लियस में और आउटर शेल में जितना डिस्टेंस प्रेजेंट होता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ये एटम का साइज. अब हमने पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखना है. फर्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे, दो जनरल ट्रेंड्स होते हैं, या ग्रुप में होता है या पीरियड. तो हम पहले देखते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन एनी गिवन पीरियड एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड. जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है. ठीक है, एटम का साइज डिक्रीज क्यों करता है, आगे आप रीजन देखेंगे. अब ये इसकी रीजन है. दिस इज बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट ऑन इट्स राइट इन अ पीरियड एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम वैलेंस शेल. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो, इलेक्ट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रॉनिक शेल में ऐड होता है. नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ते जा रहे हैं. ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही. ये अब देखिए यहाँ पे अभी शो हो रही है आपको स्क्रीन. ओके, अब यहाँ पे देखिए, the size of the atom is the average distance between the nucleus of the atom and the valence electron. Okay, so trend देखेंगे हम. The atomic size decreases in any given period as we move from across the period. This is because as you move from one element to another element in a period, another electron is added to the same shell. ठीक है, at the same time positive charge on the nucleus also increases by 1. The attractive force of the nucleus for the valence electron also increase. ठीक है, अब सेम शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड करता हो रहा है और एक प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है. ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बढ़ती जा रही है. देयरफॉर द शेल साइज एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. इस वजह से एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है और रेडियस भी डिक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिख लेते हैं. इन गोइंग फ्रॉम लिथियम टू द बेरिलियम, ओके, the atomic size decreases. This you can understand from the valence shell electronic configuration of lithium and boron. Lithium has electronic configuration 2s1 and beryllium has electronic configuration 2s2. You can see here in the same shell one electron is present in the 2s subshell, but in the boron there are present two electrons. In going from lithium to beryllium there is no change in the shell number. Shell का number change नहीं हुआ. 2s है यहाँ पे तो बोरॉन में भी 2s रहा है, कोई चेंज इन दोनों में नहीं है. एक चेंज आया है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं. अगर पहले इस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए. जब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी साथ ऐड हो रहा है. ठीक है, due to this the force of nucleus for the valence electron increases, therefore atomic radius decreases. इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है, ये था आपके पास ट्रेंड. आप इसको क्या कहेंगे, द ट्रेंड दैट इज अलोंग द पीरियड. अब दूसरा ट्रेंड है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन एनी इन पीरियड ग्रुप एज यू मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट. जब आप एटम में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है, because the size of atom is determined by the size of its valence shell. तो आप क्या कहोगे, एटम का साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे. as we move to the next lower element in the group, the atom has additional shell of electrons. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हो क्या होता है कि एटम का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं. दिस इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस. इसके वजह से एटम का जो साइज है, जो एटम का रेडियाई है, रेडियस है, वो इंक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल
example, in going from lithium to the sodium, the atomic radius increases. तो इसके एग्जांपल आप क्या दोगे? जब आप लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करोगे तो एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो पेज नंबर 53 पे, आपके पेज बुक पे ड्रा हुआ है। आपके पास पहला एटम है, इसका देखें एटॉमिक साइज बहुत कम है। आप नीचे लिथियम की तरफ मूव कर रहे हो, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे स्फीयर्स हैं, सर्कल्स ड्रा हुए हैं। तो ये सर्कल्स एटम के साइज को शो कर रहे हैं। अब जैसे आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो एटम में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नीचे मूव करने से एटम का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो लिथियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, बेरिलियम का कम है, बोरॉन का और कम है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर ग्रुप नंबर भी लिखे हुए, ग्रुप 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, एंड A8। तो आप ये देख सकते हो कि ये ट्रेंड सब में फॉलो हो रहा है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए। So it is the trend of the atomic radius in the periodic table. Okay, example 3.6 से आपने ये बताना है कि लार्ज एटॉमिक साइज किसका होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो ये हमने ये बता दिया था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से लार्जर एटॉमिक साइज होता है मैग्नीशियम का, और स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है सिलिकॉन का। इसी तरह ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 देख लें, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, और देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये भी हमने एग्जांपल कर दी। सो इट इज द एटॉमिक साइज। ओके, so again we will move to our topic. Okay, okay, we have done this activity. That is also the self-assessment of your book. Okay, the next topic, it is very interesting. That is the ionization energy. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू फॉर, काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, इसको एनर्जी कहते हैं। ये टर्म आप अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, कि फूड इज नेसेसरी, ठीक है, टू गेन द एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? okay? The amount of energy required to remove the electrons from the outermost shell of an isolated gaseous atom. ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में? ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। This one. Okay, this is the nucleus of the atom. This is the first shell, this is the second shell. Okay, so in the first shell there are present 2 electrons. Okay, I'm showing them by the 2 negative signs and by then by dots. Okay. In the second shell there are present there are present 2 electrons. Okay, and you want to remove the electron. इस electron को आपने remove करना है इसमें से। आपने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आपके पास एक एटम है जिसको मैं एम से शो कर रही हूँ, ठीक है, ये एम एक एटम है, ठीक है। जब आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो उस पे चार्ज आ जाएगा, उस एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और उसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। इस एनर्जी को, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ionization energy is the measure of the extent to which the nucleus attracts the outermost electron. से याद रखें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये बताती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ किस हद तक जुड़ा हुआ था। क्या वो ज्यादा ताकत से न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ था कि वो कम ताकत से जुड़ा हुआ था? अगर वो कम ताकत से जुड़ा हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना आसान होगा, और अगर वो ज्यादा ताकत से, ज्यादा पावर से न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, सो इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी।
इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होना बेटा मुझे पता है, अभी 3-4 मिनट्स हैं, ठीक है। So the amount of energy required to remove the outermost electrons, अच्छा याद रखें आपने गैशियस स्टेट में से रिमूव करना है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो उस लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करें, या सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म से पहले आप गैशियस फॉर्म में किसी भी मेटल को, एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। You can see here, this is the unit of the ionization energy. Ionization energy is represented by I dot E, capital I dot E. Ionization energy. I stands for ionization and E stands for energy. Cations are formed as a result of the ionization. ठीक है, जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आपके पास एक आयन की टाइप बनती है जिसको हम कहते हैं कैटाइन। कैटाइन आर द टाइप ऑफ आयंस दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। Okay, so it is the definition of the ionization energy. I'm going to stop my lecture here. You people can ask me questions about today's lecture. Okay, mix up हो गया, next period में explain करेंगे। हाँ, मैं दोबारा से मैं रिवाइव तो करती हूँ पिछला टॉपिक, ठीक है। एनर्जी एनर्जी को कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो आपका टॉपिक था दैट इज था एटॉमिक सच। ओके, तो आपको मैं आपकी वैल्यू की सेल्फ असेसमेंट्स वो आपने सॉल्व करनी है, इसके बाद मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ अभी, और देन द असाइनमेंट तो वो आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी नोट डाउन करनी है। मोहम्मद अली, टाइम इज वेरी शॉर्ट। जी बेटा मुझे पता है टाइम इज वेरी शॉर्ट, अभी 3 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। 3 मिनट से पीरियड में रहते हैं और 15 मिनट्स ऐसे भी रहते हैं नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट में। ओके, सो एनी क्वेश्चन आज के टॉपिक में? I'm going to unmute you people. जी, अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करना जी, लकीब रहमान ने हाँ हैंड रेज किया हुआ है जी। क्या क्वेश्चन है? ओए बोली ओए बोली जी साहब ओए अबला यार ना कर गिर जाऊंगा चढ़ मारो ओए क्या मार दिया। ओके, सैन है, तैमूर है, उस्मान है, अहसन है, सफवा सफियान है, जवाद हाशिम है, फारिस लिखानी। ओके ओके, इट इज 11:38। नो, हम अपना आज का जो टॉपिक है वो एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।